नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश भर में नशे का कारोबारी पैर पसारते जा रहे हैं। राज्य में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ऑपरेशन सत्य शुरू किया है और इस अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार नशे के कारोबार करने वालों पर शिकंजा कस रही है। ऑपरेशन सत्या के नोडल अधिकारी लोकजीत सिंह की माने तो लगातार नशे के पैडलों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे मुक्त के लिए कई संस्थानों के साथ जहां मिलकर काम किया जा रहा है, वहीं नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और नशे में लिप्त युवाओं का रेस्क्यू कर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा जा रहा है। डीपीओ के साथ और समाज कल्याण के साथ काम कर रहे हैं। बाकी हमने एनजीओज़ को भी इसमें सहयोग ले रखा है। नशा मुक्ति केंद्रों का भी हमें समर्थन मिला है, वो भी अपने यहाँ से कुछ बेड्स हमारे लिए आरक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है और इसमें हम बहुत सफलतापूर्वक जल्दी इसमें बहुत अच्छे परिणाम देंगे। देखिए, जो ऑपरेशन सत्य चला रहा है इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेके हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें ड्रग पैडलर्स को तो हम पकड़ ही रहे हैं, सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे नशे में पीड़ित हैं उनको विक्टिम मानकर हम लोग उनका रेस्क्यू कर रहे हैं और इसमें उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, एक पैनल बनाकर उनको, और जगह जगह इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उस तरह से इसमें हर लेवल पे इस पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सत्या के तहत कई अहम कामयाबियां भी हाथ लगी हैं। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें इस ऑपरेशन के तहत किए जा रहे काम की समीक्षा की गई। उषा नेगी के अधिकारियों से बातचीत कर नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद करवाने के जरूरी निर्देश भी जारी किए। देहरादून में हमने अब ये बैठक की है और जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में अब एक कमेटी का गठन जिस तरह से होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट्स इसमें अपना समन्वय बनाकर इसमें पूरा नशे को लेकर कार्य करेंगे, जिसमें नशा मुक्ति के लिए उनका अभियान जिस तरह से पुलिस विभाग ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया और उस पर अपना काम कर रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अपने साथ में आप और भी सहयोगी जो है डिपार्टमेंट्स को भी साथ में लेकर काम करें तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र जो बनने चाहिए, उनके लिए जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनको एनओसी दी जानी चाहिए, उनको लाइसेंस किस तरह से मिलना चाहिए और इसके लिए कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपके जो जिस तरह से बार खुल रहे हैं, जिस तरह से आपका जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यही कहा है कि आप इसको तुरंत इस पर लाइसेंस प्रक्रिया को जारी करने के लिए आप पॉलिसी बनाएं, ताकि कम से कम एक पॉलिसी बने कि उसके अंतर्गत काम होगा। हरिद्वार देहात में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यहां एक सप्ताह में 600 से अधिक कोरोना सैंपलों में से 580 से भी ज्यादा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग और लोगों के लिए सुकून भरी खबर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है और सावधानी बरतने की जरूरत है। इसे लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल से खास बातचीत की। क्षेत्र में कोरोना के मामलों में कहीं ना कहीं घटोतरी आई है। पिछले सप्ताह जो करीब 600 सैंपल गए थे, उनमें से 480 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो एक सुखद खबर है। हमारे साथ में सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है हाल फिलहाल? देखिए, अभी स्थिति की बात करें तो काफ़ी नियंत्रित है। अभी 2 दिन में अभी एक ही पेशेंट आया केशव नगर लश्कर में और उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की भी सैम्पलिंग हो चुकी है। अच्छा, अब क्या प्लान है स्वास्थ्य विभाग का, खासतौर पर लोगों को किस तरह अवेयर किया जाएगा और इसमें और क्या क्या चीज़ और क्या सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएम सर ने हमें आदेश दिए हैं कि एवरी मंथ, मतलब हर महीने हम लोग को जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, मतलब जो फील्ड वर्कर्स हैं, उन सबका हर मंथ सैंपल होना और कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है, जरूरी है। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, उनकी भी लगातार सैंपल ली जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हर महीने होता है सैम्पलिंग
और हम लोगों ने जो आशा वर्कर्स हैं, हम लोग फील्ड वर्कर्स हैं, सबकी सैम्पलिंग हो रही है और वो लोग लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं फील्ड में जा जाके। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। डॉक्टर जोशी सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि कहीं ना कहीं पिछले एक पखवाड़े के बीच में जो कोरोना के मामले हैं उनमें कमी आई है। खास तौर पर हरिद्वार देहात और लक्सर के आसपास के इलाके में जिस तरह से लोग जागरूक हुए हैं उसका सीधा सीधा रिजल्ट अच्छा आया है, यानी कि अब कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और साथ में एक चीज़ और भी उन्होंने आगाह किया है कि अभी खतरा टला नहीं है, लोगों को सरकार की एडवाइजरी को पूरी तरह फॉलो करना होगा, तभी जा करके इस जंग में जीत संभव है। जसवीर सिंह, JK24 न्यूज़, लक्सर। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में लगातार हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा डोईवाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि डोईवाला में अवैध खनन को लेकर उनकी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार के कानों में चू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि अवैध खनन का ये कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर आंखें मूंदे है। शिव प्रसाद सेमवाल ने यह भी आरोप लगाया कि डोईवाला में लगातार अवैध खनन के दौरान मजदूरों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन उनके परिजनों को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसी दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ने कुछ दिन पूर्व अवैध खनन में दबकर मरने वाले मजदूर और 2 घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक भी दिए। समय से डोईवाला में अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की BBIP विधानसभा में अवैध खनन के चलते लगातार अवैध खनन की ढांगों के नीचे दब करके जो है मजदूरों की मौत हो जा रही है और उनको रातों रात मजदूरों को, उनके परिवारों को जो है रातों रात यहाँ से भगा दिया जाता है। जो मृतक हैं उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और न उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं और अवैध खनन पे भी कोई रोक नहीं लग रही है। आप ये लगा लीजिए कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडारण के, खनिज के भंडारण के जो लाइसेंस हैं वो डोईवाला में दिए गए हैं और जबकि डोईवाला में जो है खनन बंद है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है कि भाई आपने जो है अवैध खनन के लिए जो है ये भंडारण के लाइसेंस दे रखे हैं, तो सरकार जो है जितनी जल्दी हो सके इस अवैध खनन पे रोक लगाए ताकि राजस्व का खजाना भर सके। सरकार को जो है बाजार से जो है हर महीने हजार करोड़ रुपए लोन न उठाना पड़े। और दूसरा, जो ये मृतक हैं बेचारे जो मर गए हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं इस अवैध खनन के कारण, उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। आज उत्तराखंड क्रांति दल ने मृतक परिवारों और घायलों को जो है 5-5 हज़ार रुपये के चेक जो है प्रदान किए हैं। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ की जा रही जांच को वापस लेने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर कर्मचारियों ने नई टिहरी में दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया और जो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज कर्मचारी विकास विभाग के प्रांगण से शुरू हुई और शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए बोराडी स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। हल्द्वानी वन प्रभाग के फॉरेस्ट चौकियों और एंटी पोचिंग कैंप के जीर्णोद्धार का कार्य वन विभाग ने पूरा कर लिया है। उत्तराखंड के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए अहम माने जाने वाले वन विभाग की चौकियां और एंटी पोचिंग कैंप में कर्मचारी रहते हैं, लिहाजा इस बार विशेष रूप से मरम्मत के साथ वन्य जीव को अपनापन लगने लगा है, इसलिए वनों के कलर की पेंटिंग भी कराई गई है। डीएफओ कुंदन कुमार का कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग में सभी वन चौकियों और एंटी पोचिंग कैंप को बेहतर बनाया गया है। उसमें जो फॉरेस्ट गार्ड चौकी होती है और जो एंटी पोचिंग कैंप्स होते हैं, इनका होता है कि जो हमारे वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो वन कर्मी हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो चौकियाँ हैं इनका मरम्मत कार्य करवाया गया है और हमने जितने भी चौकियाँ हैं उसमें कैमोफ्लेज पेंटिंग करवाई है ताकि ये वन्य जीवों के लिए जो मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो वो पैदा करे। और
जो वन कर्मी हैं वो भी अपना काम सुचारू ढंग से कर सके। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय विनोद कुमार के रूप में की गई है और मृतक लक्सर नगर पालिका में ठेकेदारी व्यवस्था के तहत सफाई का काम करता था। आज सुबह वे वार्ड के एक ड्यूटी अंजाम देने के बाद अपनी साइकिल से वापस घर जा रहा था जब वे सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गया। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चाहे नगर पालिका में जॉब करते ड्यूटी करके घर आ रहे थे और जब तब से एक्सीडेंट हुआ और अभी तक ना तो कोई नगर पालिका ईओ आया, ना ही कोई चेयरमैन आया, ना ही कोई खाती बाबू आया। कर्मचारियों के साथ अब भी इतना रोशन हो रहा है। कोई इस तरह की कोई वो नहीं है। रोड एक्सीडेंट है, वो दो जो मृतक के परिजन है और जिसकी गाड़ी है उनकी में वार्ता चल रही है और आपस में सुलह की और ये बढ़ रही है। 1 अक्टूबर से राज्य में पर्यटक स्थल खुलने के बाद नई टिहरी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। यहां झील में बोटिंग का आनंद लेने के लिए इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल को खुलने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गाजियाबाद के साथ साथ देहरादून, ऋषिकेश से भी पर्यटक नई टिहरी पहुंच रहे हैं और झील में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। कोरोना महामारी ने जहां दुनिया को बदल कर रख दिया है, वहीं कोरोना ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ ब्लॉक के रहने वाले कमल राणा की जिंदगी भी बदल दी है। कोरोना महामारी से पहले कमल राणा अपने ब्लॉक से बाहर काम करता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे अपने घर लौटना पड़ा। कुछ महीनों तक घर बेकार रहने के बाद कमल ने अपना कारोबार शुरू करने की योजना बनाई और अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए कमल राणा ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मुद्रा लोन लिया और अपनी दुकान खोली और आज वह आत्मनिर्भर होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड चिन्यालीसोड़ से बिलोंग करता हूँ। मैं अशोक लेलैंड में जॉब करता था, तो अभी बीच में सडनली कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो मैं घर आया मार्च से फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक प्लान बनाया था, जिसको मुझे बैंक से कुछ फाइनेंस का फंडिंग का ज़रूरत था। तो मैं बैंक से अप्रोच किया, फिर उन्होंने मतलब मुद्रा लोन के लिए मैं अप्लाई किया, जिसमें मुझे देखा कि मुद्रा लोन में क्या है, कुछ सब्सिडी मिलती है। फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिस पर लिखा हुआ था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। फिर मैं ऑनलाइन सर्च किया इसके बारे में। ऑनलाइन सर्च करने के बाद मैंने उसकी डिटेल देखा, तो फिर मैंने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर अपना उसमें जो भी अपना इंटरव्यू हुआ, वहाँ से लोन होकर मुझे सेंक्शन हुआ, जिसके तहत मैं ये सारा अपना बिजनेस चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में भी काफ़ी इसमें अच्छा स्कोप मुझे लगता है। और मुख्यमंत्री से जो मुझे लोन मिला है, इससे मुझे ये हेल्प मिली कि सडनली मुझे जो मतलब अचानक से इधर उधर से पैसा अरेंज करना था, तो मुझे ईजीली हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? तो मैं पब्लिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाहर जाके कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं। अगर वो अपना थोड़ा एक लोकली में जो भी प्रोडक्ट है या किसी चीज़ का बाहर से जो भी सीख के आए हैं, बाहर कर रहे हैं, तो अपना लोकल में भी उसको प्रमोट कर सकते हैं, ईजीली लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं और अपने लिए भी अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी। कटापत्थर में 11 अक्टूबर यमुना नदी में बह जाने वाले देहरादून की कुमार मंडी यमुना कॉलोनी रहने वाली 23 वर्षीय युवक हनी प्रजापति पुत्र विजय कुमार के शव को ढूंढ लिया है। पिछले 4 दिनों से डाकपत्थर चौकी प्रभारी कुंदन राम की अगुवाई में चलाए गए तलाशी अभियान में चौथे दिन जलालिया के निकट यमुना नदी से युवक का शव बरामद किया गया।
आपका कल जांच में पत्नी अपनी माता परिजनों के साथ थाने में उपस्थित आई, जिनके द्वारा बताया गया कि मेरे 10/2020 को हमें सूचना मिली थी कि 4 युवक कट्टा पत्थर में पिकनिक मनाने आए थे, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम हनिया प्रजापति है वो बह गया है। सूचना पे हम मौके पे गए थे, जिसके बाद हमने रेस्क्यू अभियान चलाया गया और SDRF को भी हमने मौके पे बुलाया था। इन साथ मिलकर भी हमने लगातार रेस्क्यू अभियान किया, जिसमें आज हमें उक्त व्यक्ति की बॉडी ये जलालिया बैरल के पास नदी में मिल गई है और जिसे हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी विकास नगर भिजवा दिया। लक्सर क्षेत्र में अजगर और मगरमच्छ आदि खतरनाक जीवों का आबादी वाले क्षेत्रों में घुसाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में आज लक्सर कस्बे के सलीमपुर मोहल्ले में एक धान के खेत में विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार खेत में कुछ मजदूर धान काट रहे थे और इसी दौरान अजगर दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में किया और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ भी दिया। पानी में जाने से डर रही है। शाम को ग्रामीणों द्वारा धान के खेत में एक अजगर के आने की सूचना दी गई थी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीण के धान के खेत से एक अजगर जो कि 15 फीट से अधिक लंबा था, उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में कुछ लोगों द्वारा ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम का गठन किया और कुछ घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जैल सिंह निवासी मगरसड़ा मटियाई के रूप में की गई है। था CSC सितारगंज में, वहाँ अभिलाषा मैडम मेडिकल कर रही थी, उपचार कर रही थी पीड़ितों का। तो एक मामला हो गया था मगरसड़ा में, 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। तो उसी मामले में वो उपचार कर रही थी उनका। तो इसी टाइम पे मगरसड़ा का ही एक व्यक्ति है जैल सिंह सन ऑफ स्वर्गीय प्रताप सिंह, ये आया, ये आकर उत्तेजित हो गया। वहाँ स्टाफ द्वारा भी इसके द्वारा अंदर 2-4 लोगों को ले गया और भीड़ भी, गांव के लोग आए थे, वो लोग भीड़ इकट्ठा कर अंदर चले गए। चिकित्सक द्वारा जब मना किया गया, भाई राजकार्य में हम काम कर रहे हैं, आप भीड़ लेके आ रहे हो, बाहर जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाली बात की गई। तो उस पर ये जैल सिंह उत्तेजित होकर महिला चिकित्सक अभिलाषा मैडम वो उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगा और गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। उनके साथ मारपीट की गई और PRD जवान भूपराम के साथ मारपीट, हाथापाई और उसे लात घुसे मारे गए हैं उसके द्वारा। और जिस संबंध में थाना सितारगंज में महिला चिकित्सक अभिलाषा पांडे मैडम के द्वारा तहरीर दी गई, इस तहरीर पर मुकदमा FIR। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए G24/7 न्यूज के साथ।